चलिए साथियों, आज बात करेंगे हम कोशिका की। कोशिका जो मानव शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत रूप से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है वो अनेक छोटी-छोटी रचनाओं का बना होता है। कोशिकाएं आकार व आकृति और क्रियाओं के आधार पर भिन्न-भिन्न होती हैं कि अलग-अलग कोशिकाओं के अलग-अलग कार्य होंगे, अलग-अलग कोशिकाओं की अलग-अलग आकृतियाँ होंगी, उनकी अलग-अलग क्रियाएँ होंगी, अलग-अलग आकार होंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सिलिका युक्त केंद्रक व अन्य अंगकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जो है वो नाम दिए जाते हैं। कि मतलब कि अगर किसी कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है या अन्य अंगक जो है वो कोशिका के अंदर हम आगे देखेंगे कि कौन-कौन से अंगक होते हैं उसके, तो वो पाए जाते हैं या नहीं हैं, तो उनके आधार पर जो है वो 2 तरह के जीव होते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक, ठीक है? कोशिका की खोज जो है वो सर्वप्रथम जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? हुक ने की थी। कब? 1665 में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कैसी कोशिकाओं की खोज की थी? मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब आगे बात करते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। आपको नाम याद रखना है, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिकाओं की। तो दोनों में बातों में फर्क है कि रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में मृत कोशिकाओं की खोज की थी और ल्यूवेनहोक जो है उन्होंने 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज की। ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि को सूक्ष्मदर्शी से देखा और इनको एनिमल्क्यूल कहा। क्या कहा? एनिमल्क्यूल कहा। किसे? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे जो सूक्ष्मदर्शी से इन जीवों को जो देखा, उन जीवों को क्या नाम दिया? एनिमल्क्यूल। स्वान के अनुसार एक आगे वैज्ञानिक आते हैं, कौन? स्वान। स्वान के अनुसार प्रत्येक कोशिका एक जीव है तथा समस्त जंतु, पेड़ पौधे इन जीवों का क्या है? समूह है। स्वान बात करते हैं कि कोशिका क्या है? एक जीव है और सभी जंतु जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, सभी सजीव जो हैं वो क्या है? सभी पेड़ पौधे और जंतु वो इन जीवों का क्या है? समूह है। यानी कि एक रूप से, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो कोशिकाओं का समूह है जो वो क्या है? जंतु और पेड़ पौधे हैं, जो एक निश्चित क्रम में बंधे हुए होते हैं कि उनमें, ये पीछे भी हमने बात की थी, एक निश्चित आकार होगा, निश्चित क्रिया होगी, यानी कि निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। मतलब कि प्रत्येक कोशिका का एक अपना क्रम होता है, एक अपनी कंडीशन होती है, वो अपनी क्रियाएं करती हैं। आगे एक वैज्ञानिक है वीरवोच। वीरवोच क्या कहते हैं कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। कौन कहते हैं? वीरवोच। स्वान कहते हैं कि जीव है और जीवों का समूह है क्या? जंतु और पेड़ पौधे। कोशिकाएं क्या है? जीव। और ल्यूवेनहोक जो है वो किसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को। और नाम क्या देते हैं? एनिमल्क्यूल। उसके पश्चात ल्यूवेनहोक देख लिया हमने, उन्होंने किसकी जीवित कोशिका की खोज की थी? 1674 में। उसके पहले हमने देखा रॉबर्ट हुक, तो उन्होंने 1665 में मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब आगे देखते हैं कोशिका के सिद्धांत। क्या देखते हैं? कोशिका के सिद्धांत। जीव का शरीर कोशिका समूह है। मतलब चाहे वो पेड़ पौधा है, कोई जानवर है, कोई जीव है, कुछ भी है, तो जीव का शरीर जो है, क्या? शरीर जो है वो क्या है? एक कोशिकाओं का समूह है। ये बात स्वान ने पहले ही बोल दी। नई कोशिकाएं जो हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं कि कहीं से कोई चीज आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स तो होगा, कुछ ना कुछ उसका स्रोत रहा रहा होगा। तो ये बात करते हैं कि नई जो कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। कोशिका में आनुवंशिकता के गुण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के क्या होते हैं? गुण उपस्थित होते हैं। किसमें? कोशिका में। प्रोटोप्लाज्मा सिद्धांत। कोशिका का जो है पहला सिद्धांत हम देखते हैं, क्या? प्रोटोप्लाज्मा का सिद्धांत। मैक्स टूल्स के अनुसार प्रत्येक जीव का सजीव भाग प्रोटोप्लाज्मा होता है। अब कौन है? मैक्स टूल्स। ठीक है, मैक्स टूल्स कौन सा सिद्धांत देते हैं?
प्रोटोप्लाज्मा। वो कहते हैं कि प्रत्येक सजीव जो है, यानी कि पेड़ पौधे, जंतु जो भी हैं, पादप जो भी हैं, उनका जो भाग है, जीव का सजीव भाग जो है, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है। कोशिका मात्र एक संग्रहक है, मतलब कि प्रोटोप्लाज्मा जो है उस भाग को संग्रहित करती है। कौन? कोशिका। तो कोशिका मात्र एक संग्रहक है। कौन बोलते हैं? मैक्स सेल्यूलोज कौन सा सिद्धांत बोलता है? प्रोटोप्लाज्मा सिद्धांत। जो कोशिका झिल्ली द्वारा प्रोटोप्लाज्मा को चारों ओर से घेरे रखता है। केंद्रक भी इसमें ही निहित होता है। तो प्रोटोप्लाज्मा का जो यहाँ अर्थ है वो लगाया गया है कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी मतलब कि पदार्थ है, कोशिका झिल्ली ने जिसे घेर रखा है चारों ओर से, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है। ये बात कौन सा सिद्धांत करता है? प्रोटोप्लाज्मा सिद्धांत। मैक्स सुल्ज जो है वो इस सिद्धांत को देते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्मा में क्या निहित होता है? केंद्रक भी निहित होता है। अब वर्तमान समय में कोशिका के सिद्धांत जो है वो देख लेते हैं। सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव जो है वो किससे बने होते हैं? कोशिका से। और कोशिका का जो प्रोडक्ट है, कोशिका जिस चीजों का निर्माण करती है, उनसे क्या है? बने होते हैं सभी सजीव। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये बात हमने पहले भी देख ली, ठीक है, कि सभी कोशिका जो है उनका स्रोत क्या होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, ये बात भी हमने पहले कर ली, लेकिन अब हम इनको जो है वो गहराई से जानेंगे। एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सुसंगठित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? एक तो केंद्रक नहीं होता, और एक क्या नहीं होती? झिल्ली युक्त कोशिकाएं जो है वो नहीं होती। यानी कि केंद्रक नहीं होता और झिल्ली जो है वो नहीं होती। इन प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उनके अंदर कौन कौन से आते हैं? जीवाणु, नीलहरित शिगाल जैसे समजीव मिलते हैं। समजीव का मतलब यहाँ है कि सहजीवी जो है वो मिलते हैं, मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वो। सामान्यतः ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी तथा विभाजन तेजी से होता है। मतलब इनकी वृद्धि जो है वो ज्यादा होती है किससे? यूकेरियोटिक कोशिकाओं से, लेकिन आकार बहुत छोटा होता है। आगे हम देखते हैं कि कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। क्या चीज? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो है वो कोशिका में एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं है। क्या नहीं है? स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की अब हम बात करेंगे, या ससीम केंद्रित कोशिकाएं। इस प्रकार की कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक और द्विस्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या कहलाती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक और झिल्ली का अभाव था, लेकिन यहाँ केंद्रक और झिल्ली जो है वो द्विस्तरीय कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं। सभी पादप। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो जीव या कौन कौन सी कोशिकाएं जो हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती है। तो सभी जितने भी पादप हैं वो क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्राणी जो है वो किसके बने हुए हैं? यूकेरियोटिक के। ठीक है। कवक जो है वो किसके बने हुए हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के। ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं कौन कौन सी? पादप, प्राणी और कवक। इनमें झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। क्या होता है? झिल्लीदार अंगकों के कारण, उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। मतलब कि ऐसे होता है कि जो कोशिका द्रव्य है वो एक कक्ष के अंदर उपस्थित है, ऐसा प्रतीत होता है। इनमें आनुवंशिक की पदार्थ जो है वो गुणसूत्रों के रूप में जो है वो सम्मिलित होते हैं। इनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो हैं वो गुणसूत्रों के रूप में सम्मिलित होते हैं। ये पादप व जंतु में भिन्न होती हैं। मतलब कि अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं की भी बात करेंगे ना, तो वो क्या है कि पादपों में अलग तरह की होगी और जंतुओं में क्या होगी? अलग तरह की। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी रसधानी मिलती है।
कि जब हम पादपों की यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो उनमें क्या क्या मिलता है। एक तो उनमें कोशिका भीति मिलती है, एक लवक मिलता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, और एक क्या मिलती है, रसधानी मिलती है। क्या मिलती है, रसधानी मिलती है, जो प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी इसने डिफरेंस बताया है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी एक तो कोशिका भीति, एक में तो कोशिका भीति पाई जाती है, लवक पाया जाता है और रसधानी पाई जाती है, और दूसरी जो है उनमें क्या नहीं पाए जाते, ये तीनों नहीं पाए जाते। तो ये पाए तो किसमें जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाएं जो यूकेरियोटिक हैं उनमें पाए जाते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, भीति जो है, सॉरी झिल्ली नहीं है, भीति। भीति का मतलब एक तरह की दीवार जो है वो। कोशिका भीति, लवक और रसधानी जो है वो किनमें पाए जाते हैं, पादप यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और प्राणी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इनका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक अत्यंत पतली, पारदर्शी पारदर्शिक एवं लचीली झिल्ली पाई जाती है। इन सभी मतलब जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अत्यंत पतली, पारदर्शक एवं लचीली झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली। ये हमने पहले ही बात की थी कि जिनमें झिल्ली और केंद्रक जो है वो नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, और जिनमें झिल्ली और केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक। तो ये झिल्ली की बात कर रहा है कि एक पतली पारदर्शी झिल्ली जो है वो किनमें पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब ये जो पतली पारदर्शी झिल्ली है उसे कोशिका प्लाज्मा, कोशिका या अथवा प्लाज्मा झिल्ली का नाम दिया गया है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये बात हमें यहाँ पर नोट करनी है कि कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, वसा की बनी होती है। और वो किन में पाई जाती है, वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे बात करें कि प्रोटीन दो प्रकार के लगे होते हैं जो है, इनमें प्रोटीन जो है, जो प्लाज्मा झिल्ली है इनमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो परिधीय प्रोटीन यानी कि जो बाह्य मतलब बाहरी आवरण जिससे बना होता है, और एक समाकल प्रोटीन जो है जिससे मतलब उसका आंतरिक हिस्सा बना होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका भीति या प्लाज्मा भीति जो है, सॉरी कोशिका भीति की, जो किन में पाई जाती है, पादप यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। पहले बात कर चुके हैं कि पादप यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो कोशिका भीति पाई जाती है, एक क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, और एक क्या पाई जाती है, रसधानी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनमें से कोशिका भीति की। पादप कोशिकाओं का सुनिश्चित आकार दृढ़ बाह्य आवरण के कारण होता है। ठीक है, कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनका एक सुनिश्चित आकार होता है, लेकिन वो आकार होता किसके कारण है, एक दृढ़ बाह्य आवरण आवरण जो है उसके कारण होता है। ठीक है, इसे कोशिका भीति कहते हैं। जो बाह्य दृढ़ आवरण जो है उसे क्या कहते हैं, कोशिका भीति कहते हैं। तो अब हम बात ये कर सकते हैं कि कोशिका भीति के कारण क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं हैं उनका सुनिश्चित आकार होता है किसके कारण, पादप कोशिका भीति के कारण। इसका संगठन एवं प्रकृति इसके कार्य के अनुरूप अलग अलग होते हैं। जो कोशिका भित्ति है उसका संगठन जो है यानी कि उसकी संरचना में जिन तत्वों का निर्माण, जिनका उपयोग हुआ है वो, और इनकी प्रकृति जो है यानी कि जैसे ठोस होगी या थोड़ी मुलायम होगी, वो क्या है, इनके कार्य के अनुरूप होती है। इसका निर्माण सेल्यूलोज, पेक्टिन तथा अन्य जीवों से होता है, अन्य सजीवों से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है, एक तो सेल्यूलोज की बनी होती है और एक पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, ये आपको दो बातें याद रखनी है। पदार्थों के द्वारा शैवालों में सेल्यूलोज एवं पेक्टिन तथा कवकों में काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या, काइटिन। काइटिन कैसे, काइटिन और कैसे कवक। तो काइटिन की जो कोशिका भित्ति है वो किन में पाई जाती है, कवकों में। अब शैवाल जो है, हमने पीछे बात की थी, शैवाल जो है उनमें कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, शैवालों में। कवकों में काइटिन की और शैवालों में सेल्यूलोज। और कैसे शैवाल कैसे सेल्यूलोज, कैसे कवक कैसे काइटिन, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसका कार्य कोशिका का निश्चित आकार व आकृति सुनिश्चित करना होता है। मतलब कोशिका भित्ति जो है वो क्या काम करती है,
उस कोशिका का आकार और उसकी जो है आकृति जो है वो निश्चित करती है कौन? कोशिका विधि। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि यूकेरियोटिक पादप कोशिकाएं जो है उनका आकार जो है, उनकी आकृति जो है वो कौन निर्धारित करता है? कोशिका विधि निर्धारित करती है। अंतर कोशिकीय पदार्थों का सहवन प्लाज्मा डेस्मेटा के द्वारा होता है। जो अंतर कोशिकीय पदार्थ हैं उनका सहवन, अंतर कोशिकीय पदार्थ जो है यानी कि कोशिका भित्ति के अंदर जो पदार्थ पाए जाएंगे उनका सहवन जो है वो संवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के, प्लाज्मा प्लाज्मोडेस्टेमेटा, डेस्मेटा। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो क्या करता है? कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं उनका सहवन करता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक। ठीक है, ये जो है हम बात कर रहे हैं कोशिका के अंगकों की। तो पहला हमने देखा कोशिका का अंगक जो है वो क्या था? कोशिका भित्ति था। तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल किन में पाई जाती है? पादप यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। कोशिका द्रव्य में एक चपटी, गोल या अंडाकार। अब मैं पूछ लूं कि आपसे कि जो केंद्रक जो है उसका आकार कैसा हो सकता है? तो केंद्रक का आकार चपटा हो सकता है, केंद्रक का आकार कैसा हो सकता है? गोल हो सकता है, केंद्रक का आकार कैसा हो सकता है? अंडाकार हो सकता है। तो कोशिका के द्रव्य किस में पाई जाती है? केंद्रक जो है वो किस में पाया जाता है? कोशिका जो झिल्ली है उसके अंदर हमने बात की थी कि एक कोशिका द्रव्य होता है और उस द्रव्य के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो कैसा होता है? चपटा, गोल अथवा अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं, इन क्रियाओं, कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, जिस कारण इसे नियंत्रण कक्ष कहते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर जो जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी उनका नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक करेगा। कौन करेगा? केंद्रक करेगा। इसलिए इसे नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। केंद्रक की खोज जो है, क्या? केंद्रक की खोज 1831 में, कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि केंद्रक जो है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। इससे आपको याद रह जाएगा कि खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक जो है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? केंद्रक। तो एक बात आपको मैंने पीछे बताई थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनमें केंद्रक जो है वो क्या है? नहीं पाया जाता। केंद्रक केवल किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। इसमें स्थित डीएनए विभिन्न प्रकार के माध्यम से कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हमने पहले बात की कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। और केंद्रक करता क्यों है? किस कारण करता है? तो केंद्रक में एक डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है जो ये काम करता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डीएनए जो ऐसा काम करता है कि किसका कैसा काम करता है? कोशिका के समस्त उपापचयी क्रियाएं जो है उनको नियंत्रित करता है। कौन? डीएनए। केंद्रक में 4 भाग होते हैं। केंद्रक में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? केंद्रकीय झिल्ली, कैरियोथिका, कैरियोथिका कहा जाता है। केंद्रकीय झिल्ली को क्या कहा जाता है? कैरियोथिका। ठीक है, अब हम पूछ लें कि केंद्रक की झिल्ली को क्या कहते हैं? कैरियोथिका। अब मैं पूछूं कि कैरियोथिका किसका भाग है, तो कैरियोथिका किसका भाग है? केंद्रक का भाग है। केंद्रक के चारों ओर पाई जाती हैं झिल्ली जो है वो कैसी होती है? छिद्र युक्त झिल्ली होती है, अतः प्रद्रव्य जालिका से संबंध रहती है। मतलब आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, क्या? एक और अंगक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन सा है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो जो कैरियोथिका जो है यानी कि जो केंद्रकीय झिल्ली जो है वो किससे जुड़ी होती है? वो अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। छिद्रक युक्त होती है झिल्ली जो है वो कैसी होती है? छिद्रक युक्त होती है। केंद्रक का दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है? द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। झिल्ली के अंदर पारदर्शक कण युक्त या कणिका युक्त द्रव्य भरा होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल
प्रोटीन, एंजाइम, फास्फोरस एवं खनिज लवण पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन में हिस्सा लेते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका विभाजन में हिस्सा लेंगे, इसका मतलब ये सब मिलकर क्या करेंगे, जो कोशिका विभाजन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसे डील करेंगे कौन, एक तो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, फास्फोरस और खनिज लवण, यानी कि उसका निर्माण, उसके निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल करना। तो जितना भी जो चीजें हैं वो ये जो है वो इन चीजों से मिलकर होगा। और ये पाए कहाँ जाते हैं, केंद्रक द्रव्य में। और केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, केंद्रकीय झिल्ली में। और केंद्रकीय झिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो केंद्रक में। ठीक है, और केंद्रकीय झिल्ली जो है वो किससे जुड़ी होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से। और केंद्रकीय झिल्ली जो है वो कैसी होती है, छिद्र युक्त होती है। अब आगे हम बात करें कि केंद्रिक, ये केंद्रक का तीसरा भाग है। ठीक है, कौन सा, तीसरा, केंद्रिक। केंद्रक में एक बड़ा गोलाकार कण, क्या है, एक बड़ा गोलाकार कण जिसे केंद्रिक कहते हैं, इसकी खोज की थी फोंटाना ने। किसने की थी, फोंटाना ने। केंद्रिक की खोज जो है वो किसने की, फोंटाना ने, 1781 में। यह कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था में लुप्त हो जाता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो एक तो केंद्रक केंद्रक के अंदर जो द्रव्य था, यानी कि केंद्रक द्रव्य था, उसमें जो चीजें पाई जाती हैं वो क्या है, कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं। लेकिन केंद्रिक जो है वो कोशिका विभाजन से पूर्व की अवस्था में ही क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। कौन, केंद्रिक। और केंद्रिक की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चौथा भाग जो है केंद्र का वो है केमेटिन जाल। क्या है, केमेटिन जाल। केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य में पतली पतली धागे की समान संरचनाएं जो है वो दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। क्रोमेटिन जाल जो है वो कहा जाता है किसे, केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य में जो छोटी छोटी पतली पतली धागे के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं, उन्हें क्रोमेटिन जाल कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि केंद्रक क्या क्या काम करता है। तो 1934 में हैमरलिंग ने एमिटाबुलेरिया, क्या है, एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिकीय शैवाल पर प्रयोग करके केंद्रक का महत्व बताया था। तो हमें बस इतनी बात याद रखनी है कि हैमरलिंग ने एक शैवाल कोशिका थी, कोशिकीय शैवाल था एसिटाबुलेरिया, उस पर इसने प्रयोग किया था और बताया था कि केंद्रक जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। इन्होंने पाया कि इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होते हैं। मतलब ये जो है वो एक साधन के रूप में काम करते हैं। कौन, गुणसूत्र। इसके साधन के रूप में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो आनुवंशिक लक्षणों को जो है वो ले जाने का काम करते हैं। कौन, गुणसूत्र। हमने पीछे बात की थी कि गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, कोशिका द्रव्य में। कोशिका विभाजन की क्रिया, किसकी क्रिया, कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक ही नियंत्रित करता है। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि केंद्रकीय द्रव्य जो है वो जो है क्या करता है, केंद्रक की जो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है उसे नियंत्रण करता है। और उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि केंद्रक जो है वो नियंत्रण कक्ष कहलाता है। अब हम कोशिका द्रव्य के अगले अंग की बात करते हैं, कोशिका के अगले अंग की बात करते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह कणिका या सूत्र या सलाक की तरह होते हैं। किसकी तरह, कणिका, सूत्र या सलाक की तरह होते हैं तथा सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या है, अब ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। किसमें पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ऊर्जा ग्रह कहते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका, कोशिका का। सर्वप्रथम कोलिकर ने, किसने खोज की थी, कोलिकर ने 1880 में कीटों की रेखित पेशीय के कारण एक कण के रूप में देखा था इसे। और इसका आविष्कार जो है वो अल्टमेनिक को कहा जाता है। आविष्कारक जो है वो किसे कहा जाता है, अल्टमेनिक्स को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये गोलाकार
छड़ीनुमा अथवा धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा हो सकता है? गोलाकार हो सकता है, छड़ीनुमा हो सकता है और धागेनुमा जो है वो हो सकता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली की परिबद्ध कोशिकांग है। इसमें जो झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है? दोहरी होती है और यह परिबद्ध कोशिकांग है दोहरी झिल्ली से। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। बाह्य कला सपाट, जबकि जब जब जो इसका बाह्य जो हिस्सा है वो कैसा होता है? बिल्कुल ही सपाट होता है, लेकिन अंतः जो इसका हिस्सा है वो कई अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोबारा देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया एक तो जो है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा गैरक कहलाता है। किसका? कोशिका का। दूसरी बात, यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरी बात, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? कोलिकर ने 1880। ठीक है। और उसके पश्चात इसका आकार जो है वो एक तो गोलाकार हो सकता है, या छड़ीनुमा हो सकता है, या धागेनुमा हो सकता है। दूसरी बात कि इसमें जो झिल्ली पाई जाती है इसके चारों ओर, वो झिल्ली जो है वो कैसी होती है? दोहरी परिबद्ध झिल्ली होती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि इसका जो बाहरी हिस्सा है वो बिल्कुल सपाट या प्लेन होता है। उसके पश्चात बात करें कि इसका अंदरी हिस्सा है, जो अंदरूनी हिस्सा जो है वो कैसा होता है? उसमें अंगुली नुमा संरचनाओं का जो है वो उभार होता है। आगे हम देखें कि जो क्रीट शिखा या क्रिस्ट कहलाती हैं, जो ये अंगुली नुमा संरचनाएं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से में होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? क्रीट या क्रिस्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रिस्टी की सतह पर जो है वो 85 और 100 जो है वो व्यास की दूरी पर जो स्थित होते हैं, मतलब इनके बीच की दूरी जो है वो ये है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्षमता होती है कि वह अपने समान दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। यह क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अगर कोशिका द्रव्य के अंदर है तो वो अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसे कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहते हैं ऑक्सीकरण के समय। किसके समय? ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा जो किसके रूप में रहती है? एटीपी के रूप में रहती है, संचित रहती है। ऊर्जा आवश्यकता के समय एटीपी एडीपी प्लस ऊर्जा जो है वो में टूट जाती है। ठीक है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रेब्स चक्कर क्या है। क्या चीज? क्रेब्स चक्कर। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज अणु दो पाइरुविक अणुओं में टूट जाता है। किसके कारण? ग्लाइकोलिस के कारण जो है वो ग्लूकोज जो है, क्या चीज? ग्लूकोज जो है वो अणु, ग्लूकोज के अणु जो है वो दो पाइरुविक अणुओं में टूट जाते हैं। इनमें टूट जाते हैं, दो पाइरुविक अणुओं में टूट जाते हैं, जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है। उन दो टूटे हुए पाइरुविक अणुओं का ऑक्सीकरण, क्या चीज? ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है। तो ये ग्लाइकोलिस के कारण ग्लूकोज के अणुओं का पाइरुविक अणु में टूटना और फिर उन टूटे हुए अणुओं के ऑक्सीकरण जो है वो एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होना ही क्या है? क्रोब्स चक्र कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं लवक। लवक हम पहले देख चुके हैं कि लवक जो है वो केवल किन में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं लवक के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में के केंद्रीय कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। जो जीव या पौधे, जो जंतु जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनके अंदर जो कोशिका का द्रव्य होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, उसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लवक कहते हैं।
लवक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कहाँ पाए जाते हैं? उन कोशिकाओं के द्रव्य में पाए जाते हैं जिन जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देख लेते हैं 3 कौन-कौन से होते हैं। तो पहला है रंगहीन लवक, दूसरा है वर्णिल लवक और तीसरा है हरित लवक। हरे रंग के अलावा पौधे में कई जो है कई अन्य रंगों के लवक भी पाए जाते हैं, इसे वर्णिल लवक कहते हैं। हरे रंग के अलावा पौधों में कई अन्य रंगों के लवक पाए जाते हैं, इन्हें वर्णिल लवक कहते हैं। ये फल व फूलों में पाए जाते हैं। तो वर्णिल लवक कहाँ पाए जाते हैं? फल और फूलों में। हरित लवक सभी पौधों में पाया जाता है, जो पौधे होते हैं उनमें सभी में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पर्णहरित के कारण, किसके कारण? पर्णहरित के कारण जो है वो क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। कोशिका का रसोई घर कहते हैं किसे? हरित लवक को। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों के लिए क्या बनाता है? भोजन बनाता है। अब हम अगला कोशिकांग देखते हैं, गोल्जी कोय। क्या है? गोल्जी कोय जो है वो देखते हैं। रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुच्छे के रूप में गोल्जी कोय पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं को छोड़कर? रक्त कोशिकाओं को। कैसी कोशिकाओं को छोड़कर? रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं, मतलब कि रक्त रहित यूकेरियोटिक कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? रक्त विहीन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। कौन? गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की खोज जो है वो सिंपल सी बात है कि उसी के नाम पर रख दिया गया तो पता लग जाएगा। कैमिल कैमिलो गोल्जी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। गोल्जिकोय का निर्माण जो है वो चपटी थैलीनुमा संरचना से होता है। किससे होता है? चपटी थैलीनुमा संरचना से होता है। ये एक दूसरे पर चट्टे बुमा व्यवस्थित होते हैं। चट्टे नुमा व्यवस्थित होते हैं। क्या कि मतलब जो है गोल्जिकोय जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? चट्टे नुमा जो है वो व्यवस्थित होते हैं। गोल्जिकोय में इनकी संख्या 3 से 12 होती है और इसके अतिरिक्त पुट्टिकाएं और नलिकाएं भी होती हैं। इसके अतिरिक्त क्या होती हैं? पुट्टिकाएं और नलिकाएं भी होती हैं। इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण करता है। कि गोल्जिकोय जो है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण, दीर्घ अणुओं का क्या करता है? संश्लेषण करता है। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। और कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? जो गोल्जिकोय है उसे कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो श्रावण करना है और लाइसोसोम का निर्माण करना है। ठीक है। क्या है? लाइसोसोम का निर्माण करना किसका मुख्य कार्य है? गोल्जिकोय का। ठीक है। और दूसरा काम क्या है? अणुओं का श्रावण करना। अणुओं का संश्लेषण करते हैं और इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, क्योंकि ये श्रावण करता है मतलब कि उन्हें आगे भेजता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। अब अगला जो हिस्सा है वो हमने बात करनी है अंतःप्रद्रव्य जालिका। पहले भी इसका नाम आया था जब हमने एक केंद्रक के रूप में, जो केंद्रक के हिस्से के रूप में एक चीज पढ़ी थी, केंद्रिका। ठीक है। या फिर हम दोबारा उसको देख लेते हैं कि वो क्या था। कि केंद्रिकीय झिल्ली जो है, क्या? केंद्रकीय झिल्ली जिसे कैरियोथिका कहा गया था, वो छिद्र युक्त थी। वो किससे जुड़ी होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की, और इसे शॉर्ट में कहते हैं ईआर। तो हम अंतःप्रद्रव्य जालिका ही नाम लेंगे। इसकी खोज जो है वो 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? पोर्टर ने। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो विषाणु, जीवाणु और नील हरे शैवाल तथा आरबीसी
में नहीं पाई जाती। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो विषाणुओं में नहीं होती, मतलब वायरस में नहीं होती, जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया में नहीं होती, नील हरित शैवाल में नहीं होती, और किसमें नहीं होती, आरबीसी में नहीं होती। अब हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है उसका कार्य क्या होता है। तो कोशिका को यांत्रिक का सहारा देना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक का संचयन करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन करती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में और उसके संचयन में सहायता करती है। यांत्रिका का सहारा देती है, ठीक है, कोशिका को किसका सहारा देती है? यांत्रिका का। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसकी खोज पोर्टर ने की थी। ये विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और आरबीसी में नहीं पाई जाती। पदार्थों के आदान प्रदान में भाग लेना, आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाना। इसमें पदार्थों के आदान प्रदान में भाग लेना और आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका के अन्य भागों में पहुंचाना। कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मोमेटा के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? एक तो कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है और दूसरा प्लाज्मोडेस्मेटा जो है उसके निर्माण में सहायक होता है। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। अब अगला जो कोशिकांग है वो हम देखते हैं लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। झिल्ली की बनी अंडाकार या गोलाकार रचनाएं होती हैं। किसकी बनी होती हैं? झिल्ली की। क्या बनी होती है? लाइसोसोम जो है वो झिल्ली की बनी अंडाकार और गोलाकार संरचनाएं हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पाचक एंजाइम भरे होते हैं। क्या? पाचक एंजाइम। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। एक तो लाइसोसोम जो है वो अंडाकार और गोलाकार होते हैं, चलो कोई खास बात नहीं है, लेकिन लाइसोसोम में क्या भरे होते हैं? पाचक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डुवे ने। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। ठीक है। और एंजाइम कैसे हैं? पाचक एंजाइम। इसका कार्य जो है तो सिंपल सी बात है कि जब हमें पता चल गया कि लाइसोसोम में क्या है, पाचक एंजाइम है, तो इसका कार्य जो है वो वैसा ही होगा। तो पाचन के समय में हमें ये स्वयं कटकर पदार्थों का पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे आत्म हत्या की थैली कहते हैं। ये स्वयं टूट कर क्या करते हैं? जो पदार्थ हैं उनका पाचन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्म हत्या की थैली कहते हैं। सिंपल सी बात है कि याद रह जाएगा कि लाइसोसोम जो है उनमें एक तो क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। दूसरी बात, ये क्या काम करते हैं? ये जो है वो स्वयं टूटकर, स्वयं कटकर जो है वो क्या करते हैं? पदार्थों का पाचन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। कोशिका में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों एवं कणों का पाचन कर देते हैं। मतलब कि जो एक कोशिका है उसका मतलब एक टाइप से देखें तो रक्षक हो गया है। क्या हो गया? रक्षक। बाहर से भोजन जो है वो हम लेते हैं या अन्य कोई चीज हम खाते लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव और जीवाणु जो होते हैं उनको क्या है कि ये नष्ट कर देता है, पाचन कर देता है। इनका व्यास जो है वो 15 से 20 होता है। सेवी सेलिनसन एवं ब्राउन ने, किसने? सेलिनसन एंड ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? राइबोसोम की। किसकी खोज की? राइबोसोम की। तथा पेलाडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा था। अब बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि राइबोसोम की सर्वप्रथम अगर खोज की बात करें तो रेबिन्सन और ब्राउन ने की थी। उसके बाद हम देखें कि पोलेड ने उन्हें कहाँ देखा? जंतु कोशिकाओं में देखा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राइबोसोम जो है वो क्या काम करता है? तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण। क्या कार्य है राइबोसोम का? प्रोटीन का संश्लेषण। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। आत्म हत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन थैली, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे माइक्रोसोम या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसे
राइबोसोम को क्या कहते हैं? या तो इसे माइक्रोसोम कहते हैं या ओ राइबोल्यूक्टिलो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्मकाएं क्या है? सूक्ष्मकाएं। सूक्ष्मकाएं क्या है? थैलीनुमा संरचनाएं हैं। एंजाइम युक्त मैट्रिक्स भरा होता है इनमें। क्या भरा होता है? एंजाइम युक्त मैट्रिक्स। और एंजाइम की बात हमने कहाँ की थी? जो लाइसोसोम है उसमें क्या भरे होते हैं? पाचक एंजाइम कितने होते हैं? 24। तो सूक्ष्मकाएं जो हैं उनमें क्या होते हैं? एंजाइम युक्त मैट्रिक्स भरा होता है, यानी कि उनमें एंजाइम होते हैं। ये संरचना होती है कैसी? थैलीनुमा। जैसे परऑक्सीसोम, फेरोसोम आदि जो है वो एंजाइम है। अब हम बात करते हैं तारकाई की। तारकोई जो है 1888 में टी बावेरी ने इसे सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। किसने? टी बावेरी ने 1888 में। जंतु कोशिका शैवालों व कवकों की कोशिकाओं के केंद्रक के समीप एक या दो बिंदुओं युक्त संघन संघन अंगक जो है वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जंतु कोशिका शैवालों व कवकों की कोशिकाओं के केंद्रक के समीप एक दो बिंदुओं युक्त संघन अंगक पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय इससे जो संगक संघन जो अंगक हैं उन्हें क्या कहते हैं? तारकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारकाय कहते हैं। किसे? जंतु कोशिका या शैवालों में या कवकों में। यानी कि एक तरह से हम देखें कि ये किस में पाए जाते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या? तारकाय। क्या होते हैं? केंद्रक के समीप एक दो बिंदुओं युक्त संघन जो है वो अंगक होते हैं। कोशिका विभाजन के समय इससे तारक तंतुओं का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। किसके द्वारा? तारकाय के द्वारा तारक तंतुओं का निर्माण होता है। ये किसके करीब पाए जाते हैं? केंद्रक के करीब। और केंद्रक के करीब पाए जाते हैं, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में या शैवालों में या कवकों की कोशिकाओं के केंद्र के समीप। शुक्र जनन में शुक्राणुओं की पूंछ का उद्गम तारकाय से होता है। जो शुक्राणु जनन जो है उनमें शुक्राणु की पूंछ का उद्गम जो है वो किससे होता है? तारकाय से होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं रिक्तिकाएं। अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी मुख्य कार्य जो है वो एक संरचना होती है। क्या? अर्धपारगम्य मतलब कि ये अर्धपारगम्य मतलब आधी पारगम्य मतलब कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ को रोक लेती है। झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं होती है। किससे घिरी हुई? झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है। इनका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना है। क्या है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना है। किसका? रिक्तिकाओं का कार्य। इससे ही कोशिकाओं की स्थिति बनी रहती है। ठीक है। किससे? रिक्तिकाएं जो है उनसे क्या बनी रहती है? कोशिकाओं की स्थिति बनी रहती है। कोशिका रस में अधिकांश अपशिष्ट पदार्थों का संचय जिसे अजैव पदार्थ कहते हैं। अजैव पदार्थ किसे कहते हैं? कोशिका रस में उपस्थित जो अधिकांश अपशिष्ट पदार्थ हैं संचय जो है उसे क्या कहते हैं? अजैव पदार्थ कहते हैं। आगे है गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुण के भाग जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे पेलिकल गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिन की पतली झिल्ली के रूप में है। गुणसूत्र के हिस्से के बारे में देखते हैं तो पेलिकल जो है वो क्या होता है? गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिन की पतली झिल्ली के रूप में। क्या है? क्रोमेटिन की पतली झिल्ली के रूप में होता है। किसकी झिल्ली? क्रोमेटिन की बनी हुई पतली झिल्ली के रूप में होता है। क्या? पेलिकल। पेलिकल किसका हिस्सा है? गुणसूत्र का। मेटिकस। मेटिकस जो है वो गुणसूत्र का आधारीय पदार्थ है। क्या है? आधारीय पदार्थ है। तो पेलिकल तो एक झिल्ली है जो गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिन की बनी होती है। लेकिन मेट्रिक्स जो है वो क्या है? एक आधारीय पदार्थ है। मैट्रिक्स जो है वो क्या है? एक आधारीय पदार्थ है। दो धागे नुमा क्रोमेटिनो होता है। मतलब दो धागे नुमा क्रोमेटिनो को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या है? आधारीय पदार्थ है। किसका? गुणसूत्र का। क्रोमेनिमेटा। क्रोमोनिमेटा जो है उसके बारे में देखते हैं। ये भी गुणसूत्र का हिस्सा है। क्रोमोनिमेटा पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स क्या होते हैं? क्रोमोमियर्स जो है वो होते हैं। किस पर? क्रोमोनिमेटा पर।
क्रोमोनीमेटा पर जो है वो क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स होते हैं। गुणसूत्र में इनकी संख्या सदैव निश्चित होती है। सेंट्रोमियर सॉरी, क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है प्राथमिक संकीर्ण में, मतलब जो प्राथमिक संकीर्ण है, इनकी स्थिति जो है वो यह माइक्रोसिस के तुरक के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। क्या है, जो सेंट्रोमियर जो है वो किसके साथ जुड़े होते हैं, माइक्रोसिस के तुरक के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय होते हैं। ठीक है, इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को विभाजित किया जाता है। एक तो मध्य केंद्रीय होते हैं और एक क्या होते हैं, उप मध्य केंद्रीय होते हैं। अब हम बात करते हैं कि द्वितीयक संकीर्ण जो है उसमें सेंट्रोमीटर क्या है। कुछ गुणसूत्रों पर मिलता है सैटेलाइट गुणसूत्रों के। अब ये गुणसूत्र का अगला हिस्सा है क्या, सैटेलाइट गुणसूत्र के सिरे पर स्थित गोलाकार संरचना। ठीक है, गुणसूत्र के सिरे के ऊपर स्थित क्या है, गोलाकार संरचना है। सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम गुणसूत्र को दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। गुणसूत्र के भाग देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने में पता चलता है कि पेलिकल एक भाग है, मैट्रिक्स एक भाग है, सेंट्रोमियर एक भाग है, सैटेलाइट एक भाग है। ठीक है, कौन कौन से हो गए, सैटेलाइट, सेंट्रोमीटर, पेलिकल और मैट्रिक्स। पेलिकल क्या होता है, क्रोमेटिन की पतली झिल्ली होती है जो गुणसूत्र के चारों ओर होती है। मैट्रिक्स क्या होता है, आधारीय पदार्थ होता है, किसका, गुणसूत्र का। यह दो धागे नुमा क्रोमिनीमेटा होता है। ठीक है, अब हम क्रोमिनीमेटा के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। क्रोमिनीमेटा पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स होते हैं। गुणसूत्र में इनकी संख्या सदैव निश्चित होती है। अगला हिस्सा जो है वो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर में प्राथमिक संकीर्ण में तो ये है कि यह माइक्रोसिस के तुरक के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र दो तरह के होते हैं, मध्य केंद्रीय और उप मध्य केंद्रीय। द्वितीय संकीर्ण कुछ गुणसूत्रों पर मिलता है। ठीक है, अगला हिस्सा जो है वो सैटेलाइट है। गुणसूत्रों के सिरे पर स्थित गोलाकार संरचना सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र के सेट गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात हम देखते हैं डीएनए की। अब हम बात करते हैं किसकी, डीएनए न्यूक्लिक ओटोसाइड का बहुलक है। न्यूक्लिक ओटोटाइड्स जो है उसका क्या है, बहुलक है क्या, डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक, इसका न्यूक्लियोटाइड का टाइड्स जो है उसका बहुलक है क्या, डीएनए। प्रत्येक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 यौगिकों के एक एक अणु के जुड़ने से बनता है। जो डीएनए होता है वो एक तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। दूसरी बात है कि वो प्रत्येक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 यौगिकों के एक एक अणुओं के जुड़ने से बनता है। कितने यौगिकों के, 3 यौगिकों के एक एक अणुओं के जुड़ने से बनता है। पेंटोज शर्करा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस राइबोस डीऑक्सीराइबोस जो है वो फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षारक, ये वो 3 यौगिक हैं। कौन कौन से, पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षारक। जो पेंटोज शर्करा जो है, डीऑक्सीराइबोस जो है वो C5H10OH4 है। C5H10O4 क्या है, पेंटोज शर्करा। फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, और नाइट्रोजनिक क्षारक। नाइट्रोजनिक क्षारक जो है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, द्विबलीय, कैसा, द्विबलीय प्यूरीन क्षारक, कैसा, द्विबलीय प्यूरीन क्षारक जो है वो एक तो हो गया, एक एडनीन जो है वो, एक ग्वानीन जो है, इन, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षारक जो था वो 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। उसमें 2 तो होते हैं द्विबलीय, कितने होते हैं, 2 द्विबलीय और 2 एकबलीय, ठीक है, प्रिमिडीन क्षारक होते हैं। तो द्विबलीय जो है वो कैसे होते हैं, प्यूरीन क्षारक, ठीक है, और एक बलीय जो है वो पिरामिडीन क्षारक होते हैं। कैसे होते हैं, पिरामिडीन क्षारक होते हैं। तो द्विबलीय यानी कि प्यूरीन क्षारक में कौन कौन से आते हैं, एक तो एडनीन और दूसरा है ग्वानीन।
और एक वलीय में कौन कौन से आते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। तो आपको ये बात, महत्वपूर्ण बात जो है वो याद रखनी है कि नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो एडिनिन, एक ग्वानिन और दूसरा है थाइमीन, और तीसरा सॉरी थाइमीन, और चौथा है साइटोसिन। तो आपको ये देखकर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन, ये चार क्षारक जो हैं वो पाए जाते हैं किसमें, नाइट्रोजनी क्षारक में। यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक किसका हिस्सा है, डीएनए में। डीएनए में चार नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप। 1953 में वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस ने जिससे 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो तीन लोग हैं, एक तो है कौन, वाटसन, दूसरे हैं क्रिक और तीसरे हैं विल्किंस। इन तीनों को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, डीएनए का जो कार्यकारी प्रतिरूप है उसे खोजने के लिए। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी के समान दिखाई देता है। डीएनए जो है वो कैसा होता है, घुमावदार होता है, सीढ़ी नुमा संरचना होती है, दिखाई देती है। दोनों विलियन जो है, दोनों विलियन शर्करा व फास्फेट के बने होते हैं। इनसे जुड़े क्षार युगल सीढ़ी के डंडे बनाते हैं। मतलब कि सीढ़ी के जैसे दो डंडे होते हैं साइड वाले, ठीक है। तो जो वो दोनों विलियन जो है वो किसके बने होते हैं, शर्करा और फास्फेट के। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डीएनए में पाए जाने वाले दोनों के दोनों विलियन हैं वो किसके बने होते हैं, शर्करा और फास्फेट के। उस युगल सीढ़ी के डंडे बने होते हैं, जो बीच में जो डंडे लगे होते हैं वो डंडे किसके बने होते हैं, क्षार के। और क्षार कौन सा था, नाइट्रोजन क्षार, जिसमें कितने प्रकार के थे, चार थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। ये बात आपको याद रखनी है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। जो ये सीढ़ी नुमा संरचना है इसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जो है वो जुड़े होते हैं। एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला थी, उस श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसके अणुओं से जुड़े होते हैं, फास्फेट के अणुओं से। हमने ऊपर देखा कि जो दो विलियन है वो किसके बने होते हैं, एक तो शर्करा का और दूसरा किसका, फास्फेट का। तो ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो अणु होते हैं वो कौन से होते हैं, फास्फेट के अणु। डीएनए में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के किस दिशा में, विपरीत दिशा में जुड़ी होती हैं। कितनी, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। ठीक है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। ठीक है, यदि एक में एडेनिन तो दूसरी में थाइमीन होता है। एक में क्या होता है, एडेनिन होता है, तो दूसरे में क्या होता है, थाइमीन होता है। इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो ये आपको इनकी जो बॉन्डिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि एडेनिन के साथ कौन सा होगा, थाइमीन होगा, और ग्वानिन के साथ कौन सा होगा, साइटोसिन होगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ भी इनको जो है वो इस तरह से नहीं दिया गया, लेकिन जो एडेनिन है वो किसके साथ होता है, किसके विपरीत होता है, थाइमीन के। और ग्वानिन जो है वो किसके विपरीत होता है, साइटोसिन के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। A+G मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। एक श्रृंखला के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरामिडीन से जो है वो जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है वो 3 से 4 अमोंग होती है। कुंडलन की लंबाई जो है वो 34 अमोंग होती है। ठीक है, डीएनए मोड में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए मोड में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए के एक अणु की चौड़ाई 20 अमोंग होती है। ठीक है, डीएनए के प्रकार जो है वो, डीएनए
ए डीएनए, ठीक है। उसके बाद में बी डीएनए, उसके बाद में कौन सा है, जेड डीएनए। देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर एडेनिन जो है वो अगर कम है, ठीक है, सॉरी नमी जो है वो अगर कम है तो क्या होगा, डीएनए ए डीएनए के रूप में पाया जाता है। ए डीएनए का कुंडलित रज्जुक छोटा छोटा होता है। कैसा होता है, जो ए डीएनए होता है उसका कुंडलित रज्जुक जो है वो क्या होता है, छोटा होता है और चौड़ा होता है, तथा एक गहरे बड़े और एक छोटे उथले खांचे युक्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये बात ना ध्यान हो फिर भी काम चलेगा। बस ए डीएनए, ठीक है। बी डीएनए, जिसमें अधिक नमी होती है वो बी डीएनए होता है और इसका रज्जुक जो है वो पतला लंबा और इसमें क्षार युग्म ए डीएनए के समान होते हैं। उसके पश्चात है जड डीएनए, दक्षिणावर्त कुंडलित द्विरुजुकी डीएनए। इसकी उत्पत्ति क्षारकों एवं डीऑक्सी राइबो शर्करा के बीच विभिन्न बंध बनने के कारण होती है। तो थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जड डीएनए जो है वो किसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है, क्षारकों एवं डीऑक्सिक राइबोज शर्करा जो है, क्या है, एक तो डीऑक्सिक राइबोज शर्करा और दूसरा क्षारक जो है, उनके बीच में विभिन्न बंध बनने से इनके उत्पत्ति होती है जड डीएनए। जड डीएनए संरचना में टेढ़ा मेढ़ा और जड रूप में दिखाई देता है। अब हम देखते हैं डीएनए का महत्व। क्या देखते हैं, जड डीएनए का, सॉरी डीएनए का महत्व। लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए सफल दायित्व होता है कि जो आनुवंशिक लक्षण जो है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए क्या होते हैं, डीएनए उत्तरदायी होते हैं। डीएनए कोशिका संरचना, कार्य परिवर्धन एवं जनन से संबंधित समस्त सूचनाएं स्थायी रूप में रखता है। सही व सटीक सूचनाएं संतति तक पहुंचाता है। डीएनए कोशिका संरचना, कार्य परिवर्धन एवं जनन से संबंधित समस्त सूचनाएं कहाँ पहुंचाता है, एक तो स्थायी रखता है और सही ठीक सूचनाएं संतति तक पहुंचाता है। इसमें धीमे उत्परिवर्तनों में की संभावनाएं सदैव जो है वो बनी रहती हैं। इसमें डीएनए में जो है वो धीमे उत्परिवर्तन जो है उनकी संभावनाएं जो है वो सदैव बनी रहती हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम अगला जो इसका हिस्सा है वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।